तो आइए सबसे पहले हम अमेरिका ईरान वॉर के राउंड 2 की बात करें, जिसमें हर दिन घमासान बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में ही ईरान के 14 प्रांतों के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। 17 जून को साइन हुए एमओयू के बाद ऐसा लगा था कि दोनों देश शांति बहाली के प्रयास में जुट गए हैं, लेकिन ये शांति प्रयास दिखावटी थे। असल में अमेरिका और ईरान के बीच अब लड़ाई का मुद्दा न्यूक्लियर हथियार नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो स्थिति युद्ध से पहले थी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वही स्थिति बनी रहे। युद्ध के दौरान ईरान को भी समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो उसका सबसे बड़ा हथियार और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण चाहता है और वो ओमान के साथ मिलकर टोल जैसी व्यवस्था बनाकर इसे अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता है। ईरान की इस चाहत ने अमेरिका को फंसा दिया है। पूरा युद्ध अब न्यूक्लियर हथियारों से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे की लड़ाई में बदल गया है। अगर अमेरिका अब पीछे हटता है तो पूरी दुनिया अमेरिका को विलेन मानेगी, जिसने अपनी लड़ाई के लिए दुनिया पर हॉर्मूज टैक्स का बोझ डाल दिया। इसीलिए अमेरिका हॉर्मूज से आवाजाही को फ्री फॉर ऑल करने के लिए ही बमबारी कर रहा है। हालांकि एक सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फ्री करने की भी एक अलग कीमत मांगी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है और यह आगे भी खुला रहेगा, फिर चाहे ईरान हो या ना हो। ट्रंप अमेरिका को द गार्डियन ऑफ द हॉर्मूज स्ट्रेट बता रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिन जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता चाहिए, वो 20% पैसा उन्हें दें। यानी वसूली का दौर शुरू हो गया है। फिर चाहे ईरान टोल टैक्स बताकर वसूले या फिर अमेरिका सुरक्षा देने के नाम पर रंगदारी के तौर पर वसूले। अमेरिका की 20% वसूली का नियम लागू हो चुका है और इसीलिए वो ईरान पर भीषण बमबारी में लग गया है। अमेरिका के निशाने पर वही क्षेत्र हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हैं या ऐसे समुद्री इलाके जहां से ईरान को रणनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन राउंड 2 में अमेरिका ने हमले की रणनीति को थोड़ा सा बदला है। अब की बार वो सिर्फ रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि वो इसके साथ साथ आर्थिक ठिकानों को भी निशाने पर ले रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान का हॉर्मुज़गान प्रांत, बुशहर प्रांत, खुजेस्तान प्रांत और मरकजी प्रांत है। आप नक्शे पर देखें तो हॉर्मुज़गान प्रांत वही क्षेत्र है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। यहीं पर केशम, बंदर अब्बास, सिरिक, लवान, जास्क और मिनाब हैं, जो ईरान के लिए रणनीतिक रूप से हॉर्मूज पर नियंत्रण के लिए अहम है। अब फारस की खाड़ी में इसी से लगता हुआ बुशहर प्रांत है, जहां खर्ग आइलैंड है। यह आइलैंड ईरान का एक महत्वपूर्ण तेल ठिकाना है। बुशहर में ईरान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यानी ईरान की ऊर्जा का एक केंद्र इसी जगह पर है। हाल ही में ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका बुशहर पावर प्लांट के पास हमले कर रहा है। बुशहर प्रांत के पास ही फारस की खाड़ी से लगता हुआ ईरान का एक और महत्वपूर्ण खुजेस्तान प्रांत भी है। अमेरिका इस बार इसको भी निशाने पर ले रहा है, क्योंकि खुजेस्तान को ईरान का एनर्जी कैपिटल माना जाता है। ईरान के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर है। अमेरिका ने इसी प्रांत के अहवाज शहर पर हमले किए थे। अहवाज ईरान के तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है और माना जाता है कि IRGC को लॉजिस्टिक्स और ईंधन की सप्लाई इस जगह से होती है। खुजेस्तान के पास ही मरकजी प्रांत है। मरकजी को ईरान के रक्षा उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी इस बार अमेरिका ने केवल रणनीतिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो ईरान के ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़े केंद्रों पर भी हमले कर रहा है। मैप पर देखें तो खुजेस्तान के अहवाज से लेकर बुशहर और फिर होर्मुज़गान में बंदर अब्बास, केशम, सिरिक, जास्क से होते हुए सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार तक पर हमले हो रहे हैं। ध्यान दें तो फारस की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए ओमान की खाड़ी के ईरानी क्षेत्र तक को अमेरिका अपने निशाने पर लिए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिकी सेना ने तीसरा बड़ा हमला किया है, जिसमें इस बार उन्होंने ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नेवी शिप और ईरान की छोटी बोट्स को निशाना बनाया है।
अमेरिकी सेना का दावा है कि इस युद्ध में पहली बार उन्होंने अपने आत्मघाती सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि सी ड्रोन का आधिकारिक नाम अभी नहीं बताया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 3 महीने पहले GARC यानी ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनेसेंस क्राफ्ट की तैनाती की थी। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल शुरू में निगरानी के लिए किया गया, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना ने इसके जरिए हमले भी किए हैं। GARC एक USV यानी अनक्रूड सरफेस वेसल है। ये एक तरह की छोटी स्पीड बोट है जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लैक सी टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। GARC पूरी तरह से रिमोट ऑपरेटेड है। इसे आत्मघाती अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 75 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अपने साथ विस्फोटक लेकर दुश्मन के जहाज, रडार स्टेशन या तटीय ठिकानों पर हमले कर सकती है। छोटा आकार होने के कारण इसे रेडार में पकड़ना मुश्किल होता है। इसे स्वॉर्म अटैक यानी झुंड में एक साथ भेजकर भी हमला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका जिस सी ड्रोन की बात कर रहा है वो GARC स्पीड बोट ही है, जिनके जरिए वो ईरान की स्पीड बोट्स को भी तबाह कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार उनका हमला ईरानी सेना द्वारा एक जहाज पर किए गए हमले का पलटवार था। अमेरिकी सेना ने बताया है कि IRGC की ओर साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया था। यह कंटेनर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहा था। इस हमले में जहाज का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। इससे जहाज वहीं अटक गया। इस हमले के बाद ही अमेरिकी सेना ने ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी देते हुए तीसरा हमला शुरू कर दिया, जिसमें 140 ठिकानों पर बमबारी की गई। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों के जवाब में मिडिल ईस्ट के देशों पर एक बार कई हमले किए हैं। अब ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर पर हमले किए। ये हमले इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए। सबसे घातक हमले बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर किए गए। IRGC ने इस हमले में दावा किया कि इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने को बहुत नुकसान हुआ है। IRGC ने अमेरिकी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई जंग और उसमें मिली हार से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। IRGC का कहना है कि उनके हमले में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर रिपेयर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि कुवैत में उन्होंने जो हमले किए हैं वो एक UN का पुराना बेस था जिसे अमेरिका अपने हिमार्स अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका का एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शूट एंड स्कूट रणनीति पर काम करता है, यानी रॉकेट्स लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद यह अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और इससे बहुत सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ईरानी सेना इस रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। IRGC का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर जो हमला किया है उसमें MQ-4C टाइटन ड्रोन हैंगर भी तबाह हो गया है। इसी तरह से एक दावा यह भी है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी एक हैंगर को तबाह कर दिया गया है। इस भयानक युद्ध को दोबारा भड़कते हुए देखकर दुनिया यह सोच रही है कि जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था तो फिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। तो इस सवाल का जवाब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए अग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों में है। उन्हीं शर्तों की कुछ लाइनों से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी बपौती समझने लगा और अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि आखिर अग्रीमेंट की इस बात पर उनका ध्यान कैसे नहीं गया। अब अमेरिका फंस गया है। ट्रंप एंड टीम की इस क्लेरिकल मिस्टेक और भाषाई समझ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। अग्रीमेंट की इस कमी का पता अमेरिका को तब चला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति लेने के लिए कहा। ईरान ने सभी जहाजों को अपने बताए समुद्री क्षेत्र से गुजरने का दबाव डाला और माना जा रहा है कि ऐसा करने वाले जहाजों से टोल वसूली होती। 6 जुलाई को 3 जहाजों ने ईरान से बात किए बगैर दक्षिणी हिस्से से गुजरने की कोशिश की थी, जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था। इसी के जवाब में 7 और 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए और सीजफायर को रद्द कर दिया था।
अब सवाल यह है कि ईरान सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है? एमओयू के हिसाब से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सभी जहाजों की आवाजाही फ्री होनी थी। दरअसल 17 जून को जो एमओयू साइन किया गया था उसमें एक पेच था। वो पेच ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। उसमें जो बातें कही गई थी उसे समझने में अमेरिका ने गलती कर दी और हस्ताक्षर कर दिए। इस चूक के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एमओयू का 5वां पॉइंट, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नियंत्रण को लेकर शर्तें लिखी गई हैं, उसकी भाषा युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति तक ले जा सकती है। इसमें लिखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जहाजों के लिए अपनी पूरी क्षमता से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने जाने का सुरक्षित रास्ता बनाने का इंतजाम करेगा। पैराग्राफ की इस लाइन से यह संदेश जा रहा था कि ईरान ही इस पूरे क्षेत्र की आवाजाही को अपने नियंत्रण में रखेगा। ईरान ने भी एमओयू के इस पॉइंट को इसी तरह से समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा नियंत्रण एक तरह से उसे मिल गया है। अमेरिका को यह तब समझ में आया जब ईरान ने जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिकी दखल को एमओयू का उल्लंघन माना। उनके मुताबिक हॉर्मूज की सारी आवाजाही ईरान से नियंत्रित होनी थी। ईरान को भी युद्ध के बाद एक बात समझ में आ गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण उसके लिए बहुत जरूरी है। अब स्थिति यह हो गई है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना है या नहीं गुजरना है। अमेरिका के भरोसा दिए जाने के बावजूद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों का खतरा भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर हाल ही में आईआरजीसी के एक कमांडर ने ईरानी मीडिया में दावा किया कि कोई भी विदेशी जहाज उनकी नजर में आए बिना हॉर्मूज से नहीं गुजर सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैक्ट चेक टाइप जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जो सबके लिए खुला है। अब समस्या यह है कि कंटेनर जहाज जो कच्चा तेल, एलपीजी या एलएनजी लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने के लिए खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो किससे लेनी है, अमेरिकी सेना से या ईरान से? कुल मिलाकर दुनिया इन दोनों देशों की लड़ाई में पिस रही है। पिछले करीब 60 वर्षों से दुनिया भर के जहाज इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं। साल 1968 में ईरान ने समुद्री मार्ग को बनाने में यूएन की मदद की थी और किसी तरह का नियंत्रण करने की कोशिश या बातें नहीं की थी, जबकि यह रूट ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका ईरान युद्ध के पहले दुनिया को करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता रहा और तब सालाना 50,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही यहां से होती थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उत्तरी किनारा ईरान से लगता है और दक्षिणी किनारा ओमान से लगता है। 1960 से पहले दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र केवल 3 नॉटिकल माइल यानी करीब 5.5 किलोमीटर तक ही माना जाता था। बाकी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा था। समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद 1959 में ईरान ने और फिर 1972 में ओमान ने अपनी अपनी समुद्री सीमा को करीब 22 किलोमीटर तक कर लिया। इस फैसले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा, जहां दोनों देशों के बीच की दूरी सबसे कम थी, वो क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया। समुद्री आवाजाही के लिए बीच में एक ट्रांजिट लेन बनाया गया जो करीब 3.5 किलोमीटर का था। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके और ओमान के समुद्री क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहां से होने वाली आवाजाही का फैसला वही लेंगे। अमेरिका इस पर तैयार नहीं है। वो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के तौर पर देखता है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहता। अब दरअसल स्थिति यह बन गई है कि ईरान ने जहाजों को हॉर्मूज से गुजारने के लिए एक नया रूट बना दिया है जो उसके समुद्री क्षेत्र से केशम आइलैंड के पास से होकर जाता है। इसे आप उत्तरी मार्ग कह सकते हैं। ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसकी अनुमति और उसकी निगरानी में इसी रूट का इस्तेमाल करें। ऐसा हुआ तो कल को ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली कर सकता है। पारंपरिक रूट ईरान के बताए रूट से हटकर था। यह ओमान और ईरान दोनों के समुद्री मार्ग में पड़ता था। युद्ध में ईरान ने इस रूट पर नाकेबंदी कर दी थी और हमले करता था, लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिकी सेना ने एक नया दक्षिणी रूट बनाया
जो ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता था। अमेरिकी सेना यहां से जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देती थी, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ईरान ने 6 जहाजों पर हमले किए, जिसमें 5 जहाजों पर जो हमले हुए वो ओमान की सीमा से लगते हुए इसी इलाके में किए गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान हॉर्मुज क्षेत्र में अपनी सीमा से लेकर ओमान की सीमा तक हर जहाज पर हमले कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने की एक वजह डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश भी है। इजरायल ने हाल ही में अमेरिका को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात स्वीकार की थी कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद से मिली इस जानकारी को चेतावनी की तरह लिया, और खबर आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं कि अगर उनकी हत्या होती है तो ऐसी स्थिति में दुश्मन पर ऐसा हमला किया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें मारने या उनकी हत्या की कोशिश की, धमकी दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 1000 मिसाइलें पहले से तैयार की हुई हैं और सबके निशाने पर ईरान है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करवाता है तो उसके बाद हजारों और मिसाइलें तुरंत उन पर दागी जाएंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या की स्थिति में ईरान की बर्बादी का आदेश पहले से ही दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई डेड मैन स्विच जैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें राष्ट्रपति की मौत के बाद तुरंत जवाबी हमला हो जाता हो। नियमों के हिसाब से देखें तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन की धारा 1 और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सत्ता तुरंत उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। यानी ट्रंप के न रहने पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तुरंत राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ बन जाएंगे, और इसके बाद वो ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे। अमेरिका में परमाणु हमला या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सरकार चलाए रखने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मौत के बाद अपने आप जवाबी हमला शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है, और इसके लिए राष्ट्रपति पहले से आदेश भी पारित नहीं कर सकता। अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का खतरा है। मोसाद की खुफिया जानकारी और ईरान में किल ट्रंप जैसे पोस्टर्स ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2024 में चुनाव अभियान के दौरान 2 बार हत्या की कोशिश हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 25 अप्रैल में व्हाइट हाउस में डिनर प्रोग्राम में एक हथियारबंद आदमी ने फायरिंग कर दी थी। उस वक्त मंच पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत वहां से बचाकर निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मुज्तबा खामेनेई के एक बयान के बाद और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जनता उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेना जारी रखेगी, और बदला लेना जनता की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। यह बयान आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम क्रिया के दौरान आया था, और अब यह भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मुज्तबा खामेनेई पहली बार दुनिया के सामने आने वाले। 28 फरवरी को हुए हमले में घायल होने के बाद से किसी ने मुज्तबा खामेनेई को नहीं देखा था। अगले हफ्ते मशहद में अली खामेनेई की याद में एक कार्यक्रम होने वाला है, और यह माना जा रहा है कि अयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुनिया ऐसा मान रही थी कि ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो हमले हुए हैं उसे देखकर लगता है कि शांति बहाली केवल शब्दों का खेल था। हमने ईरान और अमेरिका के तेवर और ट्रंप की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी को लेकर इजरायल के राजदूत रुवेन अजार से बात की। When peace was coming, when everybody was trying for a ceasefire, the so-called naysayers said that it will be Israel because of which there will be no peace in the region. But ultimately, it's been Iran and its strikes on the ships crossing Strait of Hormuz. How do you analyze the present situation? Well, first, namaste, and thank you, Shweta, for having me. I think it's very unfortunate that despite the fact that, diplomacy was given a chance, the Iranian Revolutionary Guards are trying to completely derail this process by trying to impose a new reality on the world. And it's a reality that is not going to be accepted by anybody, because nobody is going to agree to change the nature of freedom of navigation in the world
And that's exactly what the RGC is trying to do. So you're constantly saying just IRGC. You think there is a distinct wedge between the IRGC and the government of Iran? And the government of Iran is negotiating with for peace with the United States, but IRGC is actually controlling how they respond? Absolutely. This is the situation. And, you know, when Khamenei was there, he was the most extreme leader, but he had everybody under his control. Right now, we have a situation in which the Revolutionary Guards are trying to prove that they are in control of the country. They are trying to intimidate the Gulf countries. But you see that at the end of the day, they are intimidated. And if they decide they want to attack again Israel, we are going to retaliate with full force. They know now that they are completely exposed. So I hope that they don't make that mistake again. Israel doesn't have any interest whatsoever to renew the war. But there is a distinct threat to Donald Trump, as there were reports that the Mossad had also said that probably top of the list. Well, we've seen already 2 attempts on the life of President Trump even before he got elected. You know, well, this guy. So it's not just after the Iran war, you're saying even before that he was. Absolutely. Absolutely. We've seen it. It was out in the news. There were attempts on his life, including one attempt in Mar-a-Lago that was initiated by an Iranian cell. So this is not new. The only thing that is happening now, as I said, that the propaganda war coming from Iran has been pumped up in the context of the burial ceremony of the so-called supreme leader, because they want to create motivation within their own ranks against, you know, for the continuation of the war. But I think that even inside Iran, people are sick and tired of this. आज अमेरिकी सेनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्रैहम की मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लिंडसे ग्रैहम की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। शक जताया जा रहा है कि लिंडसे की हत्या हुई है, इसमें रूस या ईरान का हाथ हो सकता है। शक जताए जाने के कुछ कारण भी सामने आ रहे हैं। जैसे 71 साल के लिंडसे ग्रैहम की मौत पर ईरान के लोग बहुत खुश हैं। ईरान के कई अखबारों ने लिंडसे ग्रैहम की मौत को ईरान की सांकेतिक जीत बताया है। हम आपको ईरानी अखबार की एक हेडलाइन दिखाते हैं। ईरान के अखबार वतन इमरूज ने लिंडसे ग्रैहम की मौत पर हेडलाइन लिखी है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लिंडसे ग्रैहम ईरान विरोधी अमेरिकी नीतियों के पक्षधर थे और वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को हटाना चाहते थे। इसी तरह केहान नाम के एक ईरानी अखबार ने आर्टिकल के साथ जनता के विरोध प्रदर्शनों की एक फोटो लगाई, जिसमें लिंडसे ग्रैहम और डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं की तस्वीरें हैं। खास बात यह है कि इसमें इन तस्वीरों पर गन शॉट क्रॉस का निशान है और इसमें भी लिंडसे ग्रैहम की तस्वीर पर खास तौर से हाईलाइट किया गया है। इसकी हेडलाइन है, ईरान ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, युद्ध का नया दौर शुरू। इसी तरह की हेडलाइन की वजह से लिंडसे ग्रैहम की मौत को हत्या के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी साजिश के सूत्रधारों में ईरान का नाम लिया जा रहा है। लिंडसे ग्रैहम को रूस का भी सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। वो चाहते थे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चलता रहे ताकि रूस कमजोर होता जाए। 10 जुलाई को वो कीव की आधिकारिक यात्रा से लौटे थे और 11 जुलाई को ही वॉशिंगटन डीसी में उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि दिल की बीमारी से पीड़ित लिंडसे ग्रैहम की मौत की वजह एओर्टिक डिसेक्शन यानी महाधमनी की भीतरी परत का फटने की वजह से यह हुआ है, लेकिन अभी उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रूस पर शक इसीलिए है क्योंकि लिंडसे ग्रैहम रूस विरोधी थे और यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन यात्रा के दौरान लिंडसे ग्रैहम ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, एक ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया था। यह सबको पता है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस की सेना को परेशान करके रखा हुआ है। जिस ड्रोन फैक्ट्री में लिंडसे ग्रैहम ने दौरा किया था, उसे रूस ने कुछ घंटों बाद हमला उस पर कर दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद लिंडसे ग्रैहम की मौत की खबर भी आ गई। इन्हीं वजहों से रूस को अमेरिकी सेनेटर की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत अपना मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लॉन्च करने जा रहा है। 2028-29 के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत अपनी दावेदारी सामने रखने वाला है। #India for UNSC 2028-29
पीस, प्लैनेट, प्रोग्रेस, ये भारत की दावेदारी की थीम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क के समय के अनुसार सोमवार दोपहर संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने वाले हैं। भारत इससे पहले 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 1950 से 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, फिर 2011, 12 और 2021, 22। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यूएनएससी में भारत की यह दावेदारी बहुत अहम है। 2021-22 में जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था, तब कोविड काल का साया था और अब ईरान अमेरिका युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष जैसी परिस्थितियां हैं। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का मुकाबला तजाकिस्तान से होने वाला है, जिसके लिए 2027 में यूएन के 82वें सत्र में चुनाव होंगे। अगर इस वोटिंग में यूएन के सभी 193 सदस्य देश मौजूद रहे तो जीत के लिए 129 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 2020 में 2021-22 की भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में 184 वोट पड़े थे। तजाकिस्तान को 57 देशों के ब्लॉक ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समर्थन है, इसीलिए यह भारत की बड़ी कूटनीतिक कोशिशों में से एक माना जा रहा है। भारत 2028-29 की यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, लेकिन भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार की मांग करने वाले देशों में है। भारत ने हमेशा यह आवाज उठाई है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों वाला मौजूदा यूएनएससी 21वीं सदी में दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का दुनिया के कई देश समर्थन कर चुके हैं। इसमें परमानेंट मेंबर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं। लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन का अड़ंगा लगता रहा है। चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आए प्रस्तावों पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचाया है। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न मिलना अन्याय है। भारत आज आर्थिक, सैन्य और कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत को यूएनएससी में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश अब वैश्विक मामलों में बराबरी की भूमिका की मांग करते हैं। आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। जिस वियतनाम को भारत के पर्यटक उसकी खूबसूरती, शांत समुंदर और बजट फ्रेंडली वेकेशन की वजह से अपने लिए जन्नत मान रहे थे, उस वियतनाम के फुकुओक द्वीप से 11 जुलाई की एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 32 भारतीयों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट समुंदर की लहरों के बीच पलट गई और इनमें से 15 लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई। यह घटना शनिवार की है, जब दोपहर बाद एक स्पीड बोट 32 भारतीय पर्यटकों और वियतनाम के 4 क्रू मेंबर्स को लेकर रवाना हुई। सभी लोग एक स्मार्टफोन कंपनी के सफल डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल पार्टनर्स थे, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से एक कॉर्पोरेट ट्रिप पर आए थे। इस दौरान ये सभी लोग वियतनाम के इस मशहूर और खूबसूरत फुकुओक द्वीप से बोट में रवाना हुए, लेकिन किनारे से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर समुंदर की एक ताकतवर लहर ने इस बोट से टकराकर इस बोट को पलट दिया। इस बोट से के करीब चल रही दूसरी बोट में मौजूद नाविकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का किसी को मौका नहीं मिला। इस घटना में 13 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई और इस तरह एक इंसेंटिव ट्रिप और एक कामयाब बिजनेस का इनाम 15 भारतीय परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला मातम बन गया। तमिलनाडु के पलानी के रहने वाले 44 साल के मुरुगा प्रभु भी एक मोबाइल कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर थे। टारगेट अचीव करने की खुशी में कंपनी ने उन्हें इस ट्रिप पर भेजा था। धर्मपुरी के बिजनेसमैन सेंथिल कुमार भी
एक मोबाइल कंपनी के इसी तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनकर गए थे। किसे पता था कि बिजनेस की ये कामयाबी जिंदगी के आखिरी सफर में बदल जाएगी। यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इसके पीछे इंसानी लापरवाही और सिस्टम की बड़ी चूक भी सामने आ रही है। वियतनाम की पुलिस ने 57 साल के बोट के कैप्टन गुएन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी रूल्स के उल्लंघन का आपराधिक मामला दर्ज किया है। जुलाई का महीना साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर मॉनसून और अचानक उठने वाले थंडरस्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। मॉनसून की वजह से इस क्षेत्र में लगातार बारिश, आंधी, तूफान जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में मॉनसून के सीजन में इधर ट्रिप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। चश्मदीदों के अनुसार समुद्र में लहरें तेज थीं, इसके बावजूद स्पीड बोट को समुद्र में उतारा गया। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल कुछ खास इलाकों में सभी स्पीड बोट ट्रिप को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सुरक्षा का यह ख्याल हादसे के बाद आया। साथ ही एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर वियतनाम अचानक भारतीयों के लिए इतना बड़ा वेकेशन हब क्यों बन गया, चाहे वो फैमिली वेकेशन हो या कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाला डीलर इंसेंटिव प्रोग्राम। आजकल बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड, मलेशिया की जगह वियतनाम को चुन रहे हैं। इसकी पहली और बड़ी वजह है वियतनाम की समुद्र किनारे वाली ट्रिप का बजट फ्रेंडली होना। भारत के किसी बड़े शहर से गोवा या केरल जाने और वहां रहने का जो खर्च आता है, उतने ही बजट में वियतनाम का इंटरनेशनल ट्रिप हो जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड या मलेशिया के मुकाबले वियतनाम का टूर 20 से 30% सस्ता पड़ता है। भारतीय रुपया वियतनामी डोंग के सामने मजबूत स्थिति में है, जिससे वहां जाकर खर्च करना जेब पर भारी नहीं पड़ता। दूसरी वजह है वीजा की आसान प्रक्रिया और डायरेक्ट फ्लाइट्स। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई से वियतनाम के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई और वहां के लिए ई वीजा की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई। इस आइलैंड को वियतनाम का फुकेट कहा जाता है। यहाँ के कोरल रीफ और आइलैंड हॉपिंग यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने की प्रक्रिया युवाओं और कॉरपोरेट ग्रुप्स को बहुत आकर्षित करती हैं। इन्हीं सब वजहों से लोग वियतनाम जाना पसंद कर रहे हैं। सोचिए, आप देश के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपकी 3 स्तरीय सुरक्षा जांच होती है। बेल्ट, जूते सब उतरवाए जाते हैं, चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है, जेब का सिक्का तक निकाल लिया जाता है, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। लेकिन भारत में एक अनोखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा भी है जहां सुरक्षा का एक बेहद उदार और अनोखा मॉडल दशकों से चल रहा था। हवाई अड्डे की दीवार पर लगी घंटी बजाओ, आधार या कोई भी पहचान पत्र दिखाओ, सीआईएसएफ की सरकारी बस में बैठो और सीधे एयरपोर्ट परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ। ये कहानी है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां हाई सिक्योरिटी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर बनी बांकड़ा मस्जिद में नमाज के नाम पर सालों से सुरक्षा के साथ ऐसा अनोखा प्रयोग चल रहा था जो दुनिया के किसी भी देश में अकल्पनीय है। सोचिए, ये भारत का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां हर साल 2 करोड़ 60 लाख यात्री सफर करते हैं, जहां 49 घरेलू और 15 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिन रात आसमान नापती हैं। लेकिन इसी एयरपोर्ट की दीवार के एक कोने में एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जहां पर इस तरीके से एयरपोर्ट से बिल्कुल लगते हुए एक मस्जिद थी। अब सवाल उठता है कि आज तक किसी ने इस पर उंगली क्यों नहीं उठाई? क्या इस देश में सुरक्षा से बड़ा वोट बैंक हो गया था? जब भी सुरक्षा की बात आती तो दलील दी जाती कि यह मस्जिद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट की कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में कलकत्ता एरोड्रोम के रूप में शुरू हुई थी। 21 दिसंबर 1924 को इसे दमदम एयरपोर्ट का नाम मिला। 1900 के दशक में एरोड्रोम का मतलब कोई आलिशान टर्मिनल नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन का एक खाली समतल मैदान था। यानी कानूनी और रणनीतिक रूप से यह जमीन 125 साल से विमानन और देश की सुरक्षा से जुड़ी है, और जब यह एयरपोर्ट परिसर में है तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। फिर भी दशकों तक पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के चश्मे से इस खतरे को देखा। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को धार्मिक आस्था का लेबल लगाकर ढका गया। रनवे के नियम कहते हैं कि किसी भी ढांचे की दूरी रनवे से कम 240 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इस मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 88 मीटर छोटा करना पड़ा। यानी देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजहबी दावों के आगे छोटा कर दिया गया।
सुरक्षा पर मंडराते इसी खतरे को देखते हुए आखिरकार कड़ा फैसला लिया गया। शनिवार से इस मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और पास जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और इस ढांचे को एयरपोर्ट परिसर से बाहर शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया गया, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने धमकी भरा रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन अगर जबरदस्ती मस्जिद ली गई तो मुसलमानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जहां प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी मेहमानों के विमान उतरते हैं, वहां सुरक्षा के नियम लागू करने पर प्रतिक्रिया की धमकी दी जा रही है। क्या धार्मिक दावे और कही सुनी बातें सुरक्षा से, राष्ट्र से ऊपर हो गई? ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है, वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। ये जो मस्जिद है एयरपोर्ट के अंदर, ये मस्जिद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का लेवल 3 एरिया में है, जहाँ पे विमान कर्मी छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता है। इवन पैसेंजर को भी बस पे जाना पड़ता है, आप वैसे नहीं जा सकते और सीधे फ्लाइट में चढ़ जाना होता है। यू आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड। लेकिन यहाँ पे सालों से प्रथा चल रहा था, यहाँ नमाज पढ़ने जाते थे। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 9 जुलाई 2026 को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐतिहासिक मेलबर्न मीट्स मोदी शो हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया और इस भीड़ को पेड और मैन्युफैक्चर्ड बताते हुए तंज कसा। इस पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बेहद तल्ख और कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का खर्च न तो बीजेपी ने दिया, न भारत सरकार ने और न ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हजारों प्रवासियों ने अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी जेब से टिकट और यात्रा का खर्च उठाया। आयोजकों ने राहुल गांधी और खड़गे को लिखे पत्र में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इंडियन डायस्पोरा कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है, उन्हें भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। आयोजकों ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने, बीजेपी की आलोचना करने और नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने फायदे के लिए उन प्रवासियों को निशाना बनाना ठीक नहीं जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस से कहा कि इस आयोजन से जुड़े वॉलंटियर्स, आयोजकों और आम प्रवासियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कभी यूरोप की छुट्टियों का मतलब होता था ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम का आनंद, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने यूरोप के मौसम को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। जून के आखिर में यूरोप में पड़ी गर्मी से 10,000 अतिरिक्त मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। इनमें 9,000 से ज्यादा मौतें 65 साल से ऊपर के लोगों की हुई हैं। WHO और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से समर्थित यूरोमोमो नाम के नेटवर्क ने
मौतों का यह आंकड़ा रखा है। यूरोमोमो के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बार बार और बहुत भयंकर हीट वेव्स का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय देशों में 10,000 से ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा 27 देशों से जुटाया गया है। इन देशों में 22 से 28 जून के बीच फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन समेत यूरोप के देशों में हीट वेव्स अपने चरम पर थी। यूरोमोमो ने यूरोप में हुई मौतों पर हर देश का अलग अलग आंकड़ा तो नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस और बेल्जियम में सबसे ज्यादा मौतों की बात कही है। बेल्जियम के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार हीट वेव से यह साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा मौतों वाला साल है। इन यूरोपीय देशों में अत्यधिक गर्मी से पहले के 8 हफ्तों में औसतन हर हफ्ते 500 मौतें हुई थी। अत्यधिक गर्मी ने जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस, स्पेन, यूके में न सिर्फ बिजली की सप्लाई बाधित की, बल्कि स्कूल जैसी जगहों पर छुट्टी करनी पड़ी थी। यूरोमोमो से अलग एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि मई-जून में इंग्लैंड और वेल्स में अत्यधिक गर्मी से 2700 लोगों की मौत हुई। इनमें से 42% मौतें जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से पड़े असर की वजह से हुई।